नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रियल एस्टेट से संबंधित इशू। देखो सुपरटेक के द्वारा बनाए गए जो 2 ट्विन टावर तो उड़ा दिए, लेकिन क्या इससे रियल एस्टेट सेक्टर में जो करप्शन मौजूद है वो खत्म हो जाएगा? डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट से संबंधित आर्टिकल में, जो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हम डिस्कस करेंगे। 2-3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है, आज से भारत की यात्रा पर आ रही हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ कंसेंट। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। आज टीचर्स डे है, मौका है आज टीचिंग के प्रोफेशन को सेलिब्रेट करने का। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रियल एस्टेट में मौजूद इश्यूज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो नोएडा में ना ये जो ट्विन टावर्स थे इनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में चर्चा हुई इन टावर्स को गिराने की, यूं लगा जैसे किस प्रकार से टावर्स को गिराया जा रहा है सिनेमैटिक ढंग से, इस चीज पर ज्यादा जोर गया मीडिया का। देखो ये टावर्स करप्शन की बुनियाद पर बनाए गए थे, बट ये सिर्फ एक सिम्टम है। इन टावर के गिराए जाने से रियल एस्टेट में मौजूद जो सारे इश्यूज हैं वो तो नहीं खत्म हो गए ना, नहीं। लेकिन मीडिया तो जैसे ऐसे मान के चल रहा है कि इन टावर्स को गिराए जाने के बाद में रियल एस्टेट से करप्शन जो है वो खत्म हो गया है, इरेगुलरिटीज जो हैं खत्म हो गई हैं। ये सिर्फ एक सिम्टम था। तो हमेशा की तरह हमारे देश में ना सही इश्यूज पर चर्चा नहीं होती। बात करें इन पर्टिकुलर टावर्स की, सबसे पहले 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था इन टावर्स को गिरा दिया जाए, क्योंकि इन टावर्स को देखो बिल्डिंग और सिटी प्लानिंग नॉर्म्स का वायलेशन करके बनाया गया है। बाद में 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा इन टावर्स को गिरा दिया जाए। एक साल का समय लगा प्लानिंग करने में कैसे इन टावर्स को गिराया जाए, और तैयारियां करने में 1 साल का वक्त लग गया। बट देखो जिस प्रकार से इन टावर्स को इलीगल ढंग से बनाया गया ना, साफ पता लगता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिल्डर्स के बीच में किस प्रकार से नेक्सस देखने को मिलता है, मिली भगत देखने को मिलती है, जिसकी सहायता से तमाम नॉर्म्स को वायलेट करते हुए इस प्रकार की बिल्डिंग्स खरीद कर दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए 2016 में ना एक एक्ट आया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। अब देखो एक्ट को वैसे तो इंप्लीमेंट हुए 6 साल पूरे हो चुके हैं, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी सामने आया है, बट अभी भी देखो रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे इश्यूज मौजूद हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहले तो रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं जो कि आंसर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। रियल एस्टेट सेक्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज सेक्टर्स में से एक है। इसके 4 सब सेक्टर्स हैं, जैसे हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कॉमर्शियल। ये 4 सब सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट में। और इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एग्रीकल्चर के बाद में। नीति आयोग का डेटा है, डेटा के अनुसार 2017 में रियल एस्टेट की जो मार्केट थी वो थी $120 बिलियन। 2025 आते आते ये हो जाएगी $650 बिलियन, और 2030 आते आते 1 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट हो जाएगी रियल एस्टेट सेक्टर की। और 2025 आते आते देश की जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करेगा 13%। रियल एस्टेट सेक्टर का इस गति से ग्रो होने का मेजर रीजन है अर्बनाइजेशन। अब चूंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव छोड़कर शहरों में रहना चाहते हैं, यानी अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो ज़्यादा होम्स की आवश्यकता है शहरों में। इकोनॉमिक टाइम्स हाउसिंग फाइनेंस समिट के अनुसार अभी देखो अर्बन एरियाज में टोटल 10 मिलियन हाउसेस की कमी है। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 2030 आते आते अर्बन एरियाज में यानी शहरों में 25 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप ये नीचे वाला ग्राफ देखिए, कितना तेजी से अर्बनाइजेशन हमारे देश में हो रहा है। 2015 में 429 मिलियन लोग शहरों में रहते थे, 2020 आते आते 483, 2025 में 542, 2030 में 607.3, और 2035 आते आते 675 मिलियन जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रह रहे होंगे। इसके बाद देखो अगर रियल एस्टेट सेक्टर में मेजर इश्यूज की बात करें, सबसे पहला है अफोर्डेबिलिटी, इन्फ्लेशन, वोलेटिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। देखो अर्बन एरियाज में जो घर है ना अफोर्डेबल नहीं है,
बहुत महंगे हैं। आप दिल्ली मुंबई जैसे शहर देखिए, यहाँ पर घर खरीदना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और अब देखो ग्लोबल कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है ना, उसकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से घर बनाना भी आजकल बहुत महंगा हो गया है। लोन आसानी से अगर मिल जाता है प्रॉपर्टी के नाम पर तो लोन भी महंगा मिलता है, आसान इंटरेस्ट रेट पर नहीं मिलता। इसके बाद देखो इन्फ्लेशन का भी यही नाता है। इन्फ्लेशन जब बढ़ जाती है ना तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाती हैं, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जब हो जाती हैं तो फिर लोन महंगा मिलता है, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। होम बायर्स के लिए दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बहुत बार देखो डेवलपर्स को भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। सिविक अथॉरिटीज़ क्लियरेंस देने में बहुत वक्त ले लेती हैं, फंडिंग नहीं मिलती आसानी से डेवलपर्स को, और कई बार जो सोचा होता है डेवलपर्स ने बजट पार कर जाता है, यानी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इन सब रीजंस की वजह से ना बहुत बार प्रोजेक्ट रुक भी जाता है बीच में ही। डेटा के अनुसार एनसीआर रीजन में अभी 2,40,000 घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो बीच में रुकी हुई है। करप्शन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिल्डर्स, लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप, इनके बीच में नेक्सस देखने को मिलता है। इस वजह से बहुत बार जो लैंड को यूज करने के नॉर्म्स हैं उनको वायलेट कर दिया जाता है। जैसे ये सुपरटेक के ट्विन टावर्स हैं, इनका वायलेशन किया गया नॉर्म्स का। शुरू में ये जगह थी, ये पब्लिक पार्क के लिए रखी गई थी, लेकिन बाद में लैंड यूज के नॉर्म्स को चेंज करवा लिया गया। 9 स्टोरी के टावर्स की इजाज़त ली गई, बाद में उस इजाज़त को बढ़वा के 40 फ्लोर तक कर दिया गया। और दिल्ली के मुंडका में आग लगी थी, आपको याद होगा, काफ़ी निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उस बिल्डिंग में ना फायर एनओसी ही नहीं ली गई थी। तो इस प्रकार से जो नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वैसे तो देखो अनिवार्य कर दिया गया है रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रोजेक्ट्स के लिए रजिस्टर होना, लेकिन बहुत बार ना उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती। तो रियल एस्टेट में जो अथॉरिटीज़ का गठन किया गया है ना, रेरा एक्ट 2016 के अंतर्गत, वो अथॉरिटीज टाइमली एक्शन नहीं ले पाती। सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं रियल एस्टेट सेक्टर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए? देखो पहले ना शहरों में आपको पता है लैंड की तो बहुत कमी होती है, एक लेवल के बाद लैंड अवेलेबल है नहीं, तो घर तो महंगा मिलेगा ही ना। सरकार ने ना फ्लोर स्पेस इंडेक्स संबंधित रूल्स में बदलाव कर दिया। मतलब जैसे गुरुग्राम में पहले 4 स्टोरी की बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती थी हाउस होल्ड्स के द्वारा, लेकिन अब 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग क्रिएट की जा सकती है। ये थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है? टोटल जितना प्लॉट एरिया है वो आप रखिए डिनोमिनेटर में, और ऊपर रखिए एरिया ऑफ कवर्ड फ्लोर्स। जैसे मान लीजिए ये है प्लॉट, अब इतने से एरिया में बिल्डिंग खड़ी की गई, 4 फ्लोर खड़े किए गए, 1 फ्लोर, इसके ऊपर दूसरा फ्लोर सेम एरिया, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। ये मान लीजिए x है और टोटल प्लॉट का एरिया y था, तो फ्लोर्स का एरिया कितना हो गया? टोटल मान लीजिए 4 फ्लोर हैं तो 4x हो गया, डिवाइडेड बाय प्लॉट का एरिया कितना है? y है, 4x डिवाइडेड बाय y, यानी टोटल जितने फ्लोर कवर्ड हैं उनका एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट का एरिया y। ये है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब इन रूल्स में बदलाव किया गया ताकि लोग लैंड होल्डिंग ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स अवेलेबल हों शहरों में। 2016 में रेरा एक्ट आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। इसने भी देखो प्रोजेक्ट के अप्रूवल से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको इंप्रूव किया। मतलब पहले ना इन्वेस्टर्स को कुछ पता ही नहीं होता था, एसिमेट्री काफ़ी ज़्यादा थी इन्फॉर्मेशन में, फंस जाते थे वो। लेकिन अब जो बिल्डर्स हैं उनके लिए कंपलसरी बना दिया गया है कि आप सारी जो प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करो, तो इससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ा है। कुछ और स्टेप्स सरकार ने लिए हैं, जैसे स्पेशल विंडो फॉर द अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, यानी स्वामी फंड। उसके बाद नेक्स्ट देखो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड क्रिएट किया गया है। इनिशियली इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे ताकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को फंड किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है रियल एस्टेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब बहुत सी कंपनीज पे जो डेट था ना उसे रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है ताकि वो आसानी से लौटा सकें या फिर प्रोजेक्ट फेल ना हो। मोराटोरियम बेनिफिट्स ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। महामारी के दौरान छूट दी गई थी कि हाउस होल्ड्स को EMI नहीं देनी 6 महीने तक, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी, इनकम कम हो गई थी लोगों की।
2016 में, इसके बाद 2016 में जो एक्ट आया था ना, रेरा एक्ट, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? 2016 के रेरा के ऑब्जेक्टिव्स ये थे: अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाना डेवलपर्स की, बायर्स के प्रति ट्रांसपेरेंसी लेके आना ताकि फ्रॉड ना हो सके, प्रोफेशनलिज्म को इंट्रोड्यूस करना रियल एस्टेट सेक्टर में, सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर करना बिल्डर और बायर के बीच में, रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है बिल्डर और बायर के बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सके, फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना। ये ऑब्जेक्टिव्स थे रेरा के। अब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर लेते हैं रेरा के। रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्ट में देखो ये बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस्टेब्लिश करेंगी जिनका काम होगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का डेटाबेस मेंटेन करना, रजिस्टर करना हर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को, मतलब हर एक को नहीं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे वो प्रोजेक्ट जिसमें प्लॉट साइज मिनिमम 500 स्क्वायर फीट है या फिर 8 अपार्टमेंट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास में रजिस्टर करवाना जरूरी है, और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी अथॉरिटी के पास में रजिस्टर करवाना जरूरी है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रेड्रेसल। रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास में पावर होगी बायर्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की। अगर बायर्स जो हैं वो इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में फिर से अपील फाइल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पिनल प्रोविजंस से संबंधित है। अथॉरिटीज देखो शोकाज नोटिस इशू कर सकती हैं डेवलपर्स को, ब्रोकर्स को, प्रमोटर्स को, अगर रीरा के अंदर प्रोविजंस का वायलेशन होता है। अगर वो अपने एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं ना, तो उनके खिलाफ फाइन लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स को वायलेट किया जाता है तो 3 साल की सजा भी हो सकती है डेवलपर को और 1 साल तक की सजा हो सकती है एजेंट और बायर को। नेक्स्ट एक प्रोविजन ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है मान लीजिए, अब प्रोजेक्ट में बुकिंग तो आपको पता है पहले से स्टार्ट हो जाती है, तो बायर्स ने जो बुकिंग किए हैं ना 70% वो पैसा है ना अलग से एक डेडिकेटेड अकाउंट में रखना होता है बायर्स को, जो इसी प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली बनाया गया है। डिपॉजिटेड मनी को ना सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ गए? मतलब बायर से टोटल जितना पैसा इकट्ठा किया है ना 70% रखना है एक डेडिकेटेड अकाउंट में जो स्पेशली उसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, और डिपॉजिटेड मनी को यूज किया जा सकता है सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए। पहले क्या हुआ करता था, बिल्डर लोग ना एक ही समय में काफी प्रोजेक्ट चला दिया करते थे, एक प्रोजेक्ट का पैसा जो इकट्ठा किया दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया करते थे, तो फिर उन पर्टिकुलर जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है वो प्रोजेक्ट फिर डिले हो जाता था क्योंकि उसका पैसा तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लगाया जा रहा है। आगे तो सिंपल पॉइंट्स हैं। ट्रांसपेरेंसी, जब प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ना डेवलपर को सारी स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी होगी प्रोजेक्ट से संबंधित, जैसे सैंक्शन प्लान क्या है और टाइम पीरियड कब खत्म होगा। डेवलपर्स ना फिर सैंक्शन प्लान में बदलाव नहीं कर सकते, अगर सैंक्शन प्लान में बदलाव करना है ना 2/3 होम बायर्स की अनुमति लेनी होगी रिटर्न में, तब जाके सैंक्शन प्लान में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपर, अगर देखो 5 साल के अंदर अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है ना बिल्डिंग में तो उसे रिपेयर करवाना होगा डेवलपर को, और बिल्डर और टोटल जितनी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना 10% से ज्यादा डेवलपर्स इकट्ठा नहीं कर सकते होम बायर से। मतलब मान लीजिए टोटल प्रोजेक्ट पे खर्चा आएगा 500 करोड़ रुपए, तो एडवांस में सिर्फ 50 करोड़ रुपए खर्च इकट्ठा किए जा सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे चलेगी, प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा, तब अगली इंस्टॉलमेंट ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि सारी रकम पहले ही इकट्ठा कर ली और घर बनाना अभी स्टार्ट भी नहीं किया, बाद में भाग गया डेवलपर, नहीं, ये नहीं चलेगा। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं रेरा का जो इम्पैक्ट है ना अभी पूरी तरह से पता नहीं लगा है, क्योंकि ना एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाता है, 10 15 साल लग जाते हैं। रेरा को आए अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं, तो टाइम लगेगा। 2016 में जो रेरा आया था ना इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन जो डेटा है ना उससे तो ये पता लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क तो देखो देखने को मिला ही है। जैसे नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, बहुत डिले हो रहा था, तो यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बीच में इंटरवेंशन किया और प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो गया यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इंटरवेंशन करने के बाद। आगे देखो इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में ना स्कोप बहुत ज़्यादा है, अब ये मार्केट भी धीरे धीरे ना थोड़ी फॉर्मलाइज होती जा रही है। शहरों में आप देखोगे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जैसे टाटा, गोदरेज तो हालांकि 1990 से ही है,
मतलब बहुत सारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो है ना वो रियल एस्टेट सेक्टर में आ रही हैं, तो ये जो सेक्टर है वो भी थोड़ा थोड़ा शहरों में फॉर्मलाइज हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप इस सेक्टर में आने लगेंगे ना और ज़्यादा, तो फिर फ्रॉड करप्शन कुछ हद तक तो देखो कम होता ही है। मतलब इनका ब्रांड होता है, काफ़ी सालों से ये मार्केट में है, ये धोखेबाजी नहीं करते हैं, ये करप्शन करते भी हों लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इन ब्रांड्स के आने से ना कंपटीशन बढ़ेगा और थोड़ा और फॉर्मल होगा रियल एस्टेट सेक्टर। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सैयद मुनीर खासरू ने ये आर्टिकल लिखा है। ये वैसे देखो बांग्लादेश के राइटर हैं। कंटेस्ट ये है, आज से बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है ना शेख हसीना, वो भारत की यात्रा पर आ रही हैं। तो उनकी ये जो विजिट है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी विजिट से पहले बांग्लादेश में जन्माष्टमी के मौके पर जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ है ना यानी हिंदू हैं, उनकी एक मीटिंग को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था, इंडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है ना बांग्लादेश की, वो सत्ता में रहें, क्योंकि ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि इस बात से जो बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी है ना अवामी लीग, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर साइलेंस साध लिया। ये चीज़ देखो राइटर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ना अभी बहुत से लोगों को ना बांग्लादेश में ये लगता है इंडिया के ना बांग्लादेश के साथ आज के समय में जो रिश्ते हैं ना ऑल टाइम गुड पे चल रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे रिश्ते हैं आज के समय में बांग्लादेश से इंडिया के। लेकिन इंडिया के ना ज़्यादा अच्छे रिश्ते बांग्लादेश के बजाय एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, जो अभी सत्ता में है। शेख हसीना जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, ये तो खुद देखो इंडिया में रही हैं काफ़ी साल तक। देखो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, जिसमें इंडिया ने मेजर रोल प्ले किया था। लेकिन बाद में जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे ना शेख मुजीबुर रहमान, उनका और उनकी फैमिली का ना असैसिनेशन हो गया जब वो प्रधानमंत्री थे। उन्हीं की बेटी है शेख हसीना, यानी शेख हसीना के फादर मदर, 3 भाइयों का असैसिनेशन हो गया। उस समय ये खुद जर्मनी में थी, लेकिन बाद में भारत आई। इंदिरा गांधी ने, जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय, उन्होंने इनको असाइलम दिया था इंडिया में। तो उसी समय इनकी पार्टी के लोग इनसे मिलने आते थे बार बार कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। उस समय ये दिल्ली में थी, तो इनका ना काफ़ी गहरा नाता है इंडिया से। और इन्हीं के कार्यकाल में इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इससे पहले एक और दूसरी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, देखो थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं, इनकी जो पार्टी है ना अवामी लीग, ये थोड़ी सेकुलरिज्म पे चलने वाली पार्टी है। और इनके विपक्ष की जो पार्टी है ना जिसकी हालत आज के समय में काफ़ी खस्ता है, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो ना थोड़ी इस्लामिक आइडियोलॉजी पर ज़्यादा चलने वाली पार्टी है। वो थोड़ी प्रो पाकिस्तान थी। तो उनके कार्यकाल में ना जब वो सत्ता में थी 2006 के आसपास, उस समय ना 10 ट्रक मिले थे हथियारों से भरे हुए। और बाद में ये पता लगा था वो जो ट्रक थे ना, वो ट्रक आने थे किसके पास में, जो उल्फा है ना असम का इंसर्जेंट ग्रुप है, उस ग्रुप के पास में आने थे वो सारे ट्रक्स। तो भारत सरकार ये सुन के काफ़ी नाराज हो गई थी। उस समय बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, जिनका नाम है खालिदा जिया। तो रिश्ते बहुत खराब हो गए थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उनके कार्यकाल में तो बांग्लादेश में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव थे। बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा था इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि वो पार्टी प्रो पाकिस्तान थी। लेकिन बाद में सत्ता में आई शेख हसीना, 2009 में आई थी शायद। उसके बाद तो अभी काफ़ी सारे साल हो गए यही सत्ता में है, और इनके कार्यकाल में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं। अभी हाल ही में यानी जून में इंडिया बांग्लादेश जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को काफ़ी सारे और एरियाज में एक्सपेंड कर लिया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स और कनेक्टिविटी। तो अगर देखो हम बात करें ना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान किन किन इश्यूज पे फोकस होगा, ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर फोकस होगा दोनों देशों का। दोनों देश मिलके सेपा साइन कर सकते हैं। सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये देखो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ना अभी तक बांग्लादेश को ना
ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री मार्केट एक्सेस फैसिलिटी मिली हुई थी इंडिया से, मतलब कोई कोटा नहीं था, वो इंडिया की मार्केट को एक्सेस कर पा रहे थे, ड्यूटी नहीं लगती थी। बट 2026 के बाद बांग्लादेश ना डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा, डेवलपिंग कंट्री स्टेटस हासिल हो जाएगा, तो ये स्टेटस बांग्लादेश से छिन जाएगा। तो फिर सेपा जो एग्रीमेंट है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये दोनों देशों को इनेबल करेगा ट्रेड को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इस एग्रीमेंट की सहायता से ट्रेड और ज़्यादा होगा। 2020-21 में दोनों देशों के बीच में ट्रेड हुआ $10.8 बिलियन का। 2009 में ट्रेड था सिर्फ $2.4 बिलियन का। बांग्लादेश देखो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंडिया से इंपोर्ट करता है, और उस रॉ मटेरियल की सहायता से बांग्लादेश फिर फर्दर एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो 182% यानी 182% इंक्रीज हो सकता है। ये डेटा है, देखो कुछ बताने का नहीं है, लेकिन आंसर्स में यूज करने का है। अगर और ज़्यादा ट्रेड अच्छे से फैसिलिटेट कर दिया जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दी जाती है, तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन होने के बाद 300% तक बढ़ सकता है। तो मतलब इंपॉर्टेंस दोनों देशों के लिए है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलके इस विजिट के दौरान एक जॉइंट वेंचर पावर प्लांट का इनाग्रेशन कर सकते हैं। बांग्लादेश ने देखो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ईस्टर्न रीजन में कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए। आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच काफ़ी सारी बसेस चलती हैं, ट्रेन्स हैं काफ़ी सारी, और जो एक प्रोजेक्ट है ना इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे, बांग्लादेश ने इच्छा जाहिर की है कि हम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। वैसे वाटरवे ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच आने वाले समय में, क्योंकि बांग्लादेश के जो पोर्ट्स हैं ना मोंगला और चिटागोंग, ये अब इंडिया यूज कर सकेगा। इंडिया ने भी बांग्लादेश को बोला है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को ना मलेशिया और सिंगापुर के पोर्ट्स पर डाइवर्ट करने के बजाय इंडिया के पोर्ट्स पर डाइवर्ट कीजिए। तो कनेक्टिविटी अगर दोनों देशों के बीच में बढ़ती है तो इससे दोनों देशों को फायदा होगा। इसके बाद एक इशू है तीस्ता का। 1947 के बाद से ही तीस्ता रिवर के बंटवारे को लेकर इशू चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश तीस्ता रिवर से ज़्यादा पानी चाहता है। वेस्ट बंगाल का तर्क ये है कि देखो जिन जिलों से तीस्ता रिवर हो के गुजरती है ना, वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, फार्मर्स को नुकसान होगा अगर हम आपको ज़्यादा पानी देते हैं। बांग्लादेश ये कहता है टोटल हमारा जितना क्रॉप्ड एरिया है ना पूरे बांग्लादेश में, उसका ना 14% तो तीस्ता के फ्लड प्लेन में आता है। तीस्ता का फ्लड प्लेन्स टोटल पॉपुलेशन का 7.3% पॉपुलेशन को डायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो ये इशू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है बांग्लादेश के लिए। तो अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इंडिया की यात्रा पर आ रही हैं, उम्मीद ये है कम से कम एक मेजर रिवर एग्रीमेंट तो साइन होगा। देखो वैसे 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ था, मतलब जो एनक्लेव्स थे वो एक्सचेंज कर लिए थे। आज के समय में जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, सिक्योरिटी सिचुएशन बांग्लादेश बॉर्डर पर काफ़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स आज भी बांग्लादेश से आते हैं और बॉर्डर पर फायरिंग हो जाती है काफ़ी बार। बट अब बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स का कहना है अब पहले इसलिए आया करते थे बांग्लादेश से लोग इंडिया में क्योंकि इंडिया में ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब बांग्लादेश काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो अब बहुत कम लोग बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं इलीगल माइग्रेंट के तौर पर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब इंडिया में आया तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई लीडर्स के द्वारा जैसे बांग्लादेशी दीमक के समान है। तो पता लगा देश में पॉलिटिकल लीडर्स को कि ये चीज़ सही नहीं है, तो फिर आपने ध्यान दिया हो तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इस पर भी सरकार पहले काफ़ी अग्रेसिव थी, लेकिन अब स्लो पड़ गई है। अब क्यों पड़ गई है उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन देखो एक मेजर रीज़न ये भी है कि बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते इंप्रूव हुए हैं ना उनको सरकार ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर थोड़ी स्लो हो गई है। इसके बाद देखो लास्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो चाइना बांग्लादेश रिलेशंस। चाइना ना बांग्लादेश के साथ बहुत रिश्ते इंप्रूव करना चाहता है इंडिया का सामना करने के लिए, इंडिया को काउंटर करने के लिए। और आज चाइना जितना हथियारों का एक्सपोर्ट करता है ना, बांग्लादेश को दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चाइना हथियार एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश चाइना की सपोर्ट चाहता है रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के इशू को सोल्व करने में। वैसे एक बात और, चाइना सबसे ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को।
बांग्लादेश अब ना पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते इंप्रूव कर रहे हैं। पहले तो इनके रिश्ते काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि एक तो बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ है, पाकिस्तान की सेना ने वहाँ पे अत्याचार किया था, बहुत रेप्स हुए थे बांग्लादेश जब स्ट्रगल कर रहा था 1971 से पहले। दूसरा, जो दोषी थे ना उस जिनोसाइड के, जो 1971 में और उससे पहले हुआ, उसके लिए ना दोषियों को सजा दिलवाने के लिए एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तो इस पर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जिससे बांग्लादेश और नाराज हो गया पाकिस्तान से। लेकिन अब इन दोनों के रिश्ते ठीक हो रहे हैं, जो इंडिया के लिए चिंता की बात है। लास्ट में राइटर वो वही बोलते हैं, देखो आज ये बात सच है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ना वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे अवामी लीग अभी सेकुलरिज्म फॉलो कर रही है वहाँ पर, और एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के साथ इंडिया के रिश्ते अच्छे हैं, तो रिश्ते अच्छे हैं। जबकि ना रिश्ते ऐसे होने चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, कोई भी प्रधानमंत्री बने, इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए। आज ना बांग्लादेश में बहुत से लोगों को ये लगता है कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की पीएम है ना, इन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इंडिया ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है बांग्लादेश के लिए इनके कार्यकाल में। तो ये फीलिंग जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। बांग्लादेश के जो लोग हैं ना, उनमें भी इंडिया के प्रति एक सॉफ्ट पावर डेवलप होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब फिर वो सिचुएशन आ जाएगी। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे ही रहेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है चेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में ना पोक्सो एक्ट 2012 में एक प्रोविजन है, अगर कोई गर्ल जिसकी एज 18 से कम है, अब उस लड़की के साथ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश करता है ना, अब बेशक कोई लड़का हो, उसकी एज 18 से कम हो या फिर 18 से ज़्यादा हो, समझ गए। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। अगर लड़की की एज 17 है और लड़के की एज 20 हो या फिर 22 हो, 20 हुआ तो लड़का माइनर हुआ ना, और 22 हुआ तो लड़का मेजर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की की उम्र अगर कम है ना 18 से, यानी लड़की माइनर है और उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स इस्टेब्लिश किया जाता है, बेशक कंसेंट के साथ किया गया हो, तो वो रेप ही कहलाएगा। मतलब लड़की की एज 18 से कम है ना, तो कंसेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, कंसेंट ली गई है या फिर नहीं ली गई है, और किसके द्वारा ये किया गया है सेक्सुअल इंटरकोर्स, चाहे उस लड़के की एज 21 से कम हो, क्योंकि लड़का तो 21 में मेजर बनता है ना 21 के बाद, तो 21 से कम हो या फिर 21 से ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़की की एज 18 से कम है ना, लड़की माइनर है, तो उसे रेप माना जाएगा। ऐसा प्रोविजन है पोक्सो एक्ट 2012 में। मतलब लड़की की एज अगर 18 से कम है तो कंसेंट इररिलेवेंट हो जाती है, कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। बट देखो राइटर के अनुसार ना इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। इश्यूज ऐसे ऐसे सामने आते हैं, काफ़ी बार तो देखो अब जल्दी शादी हो जाती है, गलत है, चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती लेकिन हो जाती है। अब बहुत बार 17 की उम्र में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी के बाद में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल वालों को पोक्सो एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार पुलिस को बताना पड़ता है कि लड़की प्रेग्नेंट है और एज 18 से कम है, तो फिर केस दर्ज होता है हस्बैंड के अगेंस्ट, शादी खतरे में आ जाती है। मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो लड़की के पेरेंट्स सब लोग जज से गुहार लगाते हैं कि देखो हमारी शादी सब कुछ तबाह हो जाएगा अगर केस दर्ज होता है। तो फिर जज भी बेचारे क्या करें, उनको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, इनकी हैप्पी जो मैरिज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर इन पे पोक्सो एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। तो जज डायलेमा में आ जाते हैं बहुत बड़े, कानून की माने या फिर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोड़ दें, मतलब केस ना दर्ज करवाएं और जैसा चल रहा है चलने दें। इसके बाद राइटर बोलते हैं चलो देखो शादी नहीं भी हुई, लेकिन अगर लड़की की एज 18 से थोड़ी सी कम है और लड़का वो भी माइनर है, दोनों के बीच में कंसेंट के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो फिर अब ये मामला जब आता है ना पुलिस के सामने, कई बार तो देखो लड़की के पेरेंट्स लेके आते हैं कि हमारी लड़की मिसिंग है, तब पुलिस के सामने मामला आता है। बट ज़्यादातर मामलों में जब लड़की को प्रेजेंट किया जाता है ना कोर्ट के सामने, तो लड़की कह देती है जो भी हुआ कंसेंट से हुआ,
इसमें लड़के की गलती नहीं है। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। तब भी फिर जज डायलेमा में आ जाते हैं, बेशक शादी नहीं हुई, जो कुछ हुआ कंसेंट के साथ हुआ, तो फिर क्या इसके लिए लड़के को सजा देनी जरूरी है? वैसे देखो, जब ऐसा कोई मामला होता है ना, तो जो ये स्टेक होल्डर्स है ना, वो हाईकोर्ट के पास जा सकते हैं इस केस को क्वेश करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 482 के अंतर्गत। इसके बाद काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे देखो, विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव 2021 के केस में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक एडोलसेंट बॉय को पनिश करना जो माइनर गर्ल के साथ में रिलेशनशिप में आता है, एज ए ऑफेंडर लड़के को ट्रीट करना, यह कभी भी पोक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं था। राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस में 2021 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी यही कहा, अगर माइनर गर्ल जिसकी शादी हो गई है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है पोक्सो एक्ट के तहत, क्योंकि जब उसकी शादी हुई उसकी एज 18 से कम थी और बाद में डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आई, तो कायदे से हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बताया, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तो लड़की के जो फादर थे ना, वो पहुंचे हाईकोर्ट में कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए, हम नहीं चाहते कि केस दर्ज हो लड़की के पति के अगेंस्ट। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मान लिया पिटीशन को कि हाँ, केस मत दर्ज करो अगर लड़की के फादर कह रहे हैं तो। मतलब साफ है कि कई सारी हाईकोर्ट्स ने ना माना है इस चीज को कि इस प्रोविजन में ना थोड़ी एनोमली है, इसे रेक्टिफाई करना जरूरी है। एथिक्स में कई बार लिखते हैं ना, जो लॉ है ना वो रियलिटी को सूट नहीं कर रहा है, तो लॉज ऐसे होने चाहिए रियलिटी के अनुसार। तो यहां पे कानून में बदलाव करने की आवश्यकता है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।